नलिन सर, ये सूरज का जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर सूरज का कितना जाता है? क्योंकि सूरज की वजह से ही धरती पर ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं या क्लाइमेट चेंज, क्या उस दिशा में भी जो हमारी स्टडीज होगी इसको समझने में, इसके अध्ययन से क्या ग्लोबल वार्मिंग को हम समझ पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को समझ पाएंगे? क्या उसमें कुछ बदलाव संभव है कि मानव जाति कर पाए इन स्टडीज के माध्यम से? इस दिशा में भी ये सोचा जा रहा है, कारगर हो सकता है? हाँ, देखिए, क्लाइमेट चेंज की जो बातें हैं ना, वो अब काफी बदल चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज हम कहेंगे, मेरे हिसाब से एक अलग सब्जेक्ट है। ये जो आदित्य ये जो काम करने जा रहा है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। आदित्य जो जा रहा है वो सूरज का अध्ययन करने के लिए जा रहा है, और सूरज का वैसा वैसा चीज अध्ययन करेगा जो हम लोग धरती पर रहकर कर ही नहीं सकते। वो L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि वो उसका एक साइड हर समय सूरज को एक देखता रहेगा, और उसमें से कुछ जो भी ऊर्जा आ रही हो, चाहे वो मटेरियल पार्टिकल के फॉर्म में हो, मटेरियल पार्टिकल फिर भी नहीं होगा, वो आयंस ही होगा, और तरह तरह का रेडिएशन होगा। रेडिएशन भी ऐसा कि गामा रे भी होगा, एक्सरे भी होगा, अल्ट्रावायोलेट भी होगा, और ये जो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम में है वो भी होगा। इन सभी जो भी मैं रेडिएशन बता रहा हूं, ये सभी एनर्जी है। ये एनर्जी का अध्ययन करने के लिए उस रेडिएशन का सैंपल अगर उस जगह से लेंगे, तभी हम जाकर करके जो उसका सोर्स है यानी सूरज है, उस सूरज के बारे में हम बता सकेंगे कि वो सूरज कैसा है, क्या है, अंदर में क्या हो रहा है। और जो आयंस निकल के आ रहे हैं, उसमें आयंस को प्रोब जो है मेजर करने के लिए एक स्पेशल प्रोब बनाया है। वो ये जो अपना आदित्य है, उससे करीब 6 मीटर बाहर निकल करके वो प्रोजेक्ट होगा, और 2 छोटे छोटे प्रोब लगाए गए हैं मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए, ताकि उसका जो मैग्नेटिक पार्टिकल का प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग अध्ययन कर सकें, और वो सोलर फ्लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से बता पाएगा। वही जानने के लिए वहां जाना जरूरी है। अच्छा, ये सब चीज हम लोग जान रहे हैं। एक आम सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, लगातार धरती गर्म होती जा रही है, ये एक बहुत आम स्टेटमेंट है जो तो सभी जानते हैं। हर साल यूरोप में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, ये हम सब जानते हैं। तो ये स्टडी, मैं ये सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये स्टडी इसमें मदद करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसको कैसे रोका जाए? धरती का जहां तक बात है, धरती को जान बचाने वाला जल है। अगर जल नहीं होता तो ये धरती जल जाता, ऐसा कुछ है। ये सूरज की गर्मी जैसी भी है, यहां पर मेरा अपना विचार है कि इसको क्लाइमेट चेंज से न जोड़ के देखा जाए। क्लाइमेट चेंज एक दूसरी चीज है, और ग्लोबल वार्मिंग वो वाली बातें वो दूसरी बातें हैं। यहां हम बता तो रहे, एकदम धरती के वायुमंडल से बाहर निकल गए हैं, और सूरज से जो भी कुछ, न केवल सूरज से, उस जगह के आसपास जो भी एस्टेरॉयड तक है, उसका भी हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। ये जो कि बहुत बहुमूल्य डाटा होगा, और इसकी जानकारी हम लोगों को जो नेक्स्ट या प्रेजेंट में भी कुछ भी अपना स्पेस मिशंस करना होगा, सैटेलाइट छोड़ने से लेकर के मून मिशंस को लेकर के, या कोई सब्सिक्वेंट दूसरे ग्रहों पे जाने के लिए, उन सब मिशंस में ये जानकारियां हमारे पास आगे जाके मदद करने वाली है। ये बखूबी आपने समझाया। चंदन जोशी जी, जरा इस पर आप भी प्रकाश डालिए सर। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्योंकि सूर्य गर्म हो रहा, पृथ्वी गर्म होती जा रही है, और ज्यादा गर्मी लगातार पैदा हो रही है हर साल। अब तो 40-45 डिग्री ये आम सी बात हो गई है, हर गर्मी के सीजन में हम देखते हैं। तो क्या इस दिशा में भी, इस पर भी कुछ मदद मिल पाएगी कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, जब हम सूरज की स्टडी करेंगे? सूरज, क्योंकि गर्मी है सूरज की वजह से है, जो सूर्य की वजह से गर्मी है, पर आदित्य मिशन जो धरती के ऊपर क्लाइमेट चेंज है उसको नहीं अध्ययन करेगा, वो सूर्य को अध्ययन करने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य में जितने भी आपके रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे धरती के ऊपर गर्मी नहीं बढ़ती। धरती का जो वायुमंडल है उसमें जो बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज। आपका जो वायुमंडल में जितना भी कार्बन एमिशन है, उसकी वजह से आपका तापमान धरती का बढ़ रहा है। तो वो सूर्य तो
सूर्य की उम्र लगभग 4.5 ओके। मिलियन साल है। तो तब से ही वो तो अगर हम उसके सरफेस का टेम्परेचर की बात करें तो वो 5500 केल्विन, और उसके मध्य में जाए तो वो 1.5 मिलियन केल्विन। तो उससे हमारे धरती के ऊपर जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में कोई फर्क आ रहा है, क्लाइमेट चेंज में सूर्य की वजह से कोई फर्क नहीं आ रहा है। ओके। धरती के ऊपर जितना कार्बन एमिशन या दूसरी तरह के हम्म। एमिशंस हैं, उनकी वजह से, आपका औद्योगिकरण की वजह से, उनकी वजह से आपका धरती के अंदर है, तो उनको देखने की जरूरत है। अच्छा, इसलिए और कहा जाता है कि हम आदित्य मानव एल्बम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको- जितना कार्बन एमिशन, धुआं, ये गाड़ियों का पोल्यूशन, ये तमाम चीजें, ये सूर्य एज इट इज है और ये मानव जिम्मेदार है। ठीक है, ये बहुत अच्छी भाषा में आपने समझा दिया सर। लेकिन अब ये मैं एक और जगह ये देख रही हूँ कि रत्नेश जी, आपको जोड़ना चाहूंगी। इससे पहले 14 दिसंबर 2021 को पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा की तरफ से ये सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, मतलब जिसे हम कोरोना कहते हैं। और नासा ने तब ये दावा किया था कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया। सूर्य को टच करना क्या संभव है, वो भी जब अभी अभी चंदन जी ने समझाया कि 5500 केल्विन और बाहरी रूप से, और अगर भीतर देखा जाए तो 150 मिलियन केल्विन ये टेम्परेचर होता है। तो कोई इस प्रकार की स्टडी जो सूर्य को टच करते हुए कर पाए, ये संभव है क्या, जो नासा ने स्टडी की थी? नहीं, टच करने जैसी बात नहीं रही होगी। सूरज को टच करना ये तो एक तरह से असंभव सा कार्य है। इतना टेम्परेचर होता नासा है का कि ये कई दावा लाख। था सर। दावा इसलिए किया होगा कि जैसे हमारी बॉडी होती है, उस पे हम कई सारे कपड़े पहन लें, या कोई ऑब्जेक्ट है उस पे हम कई सारे कवर लगा दें, उस कवर को छूना। तो कोरोना वही उसकी कवर हुई, आउटर लेयर हुई सूरज की, वहां तक पहुंचा होगा। और देखिए, मैं बार बार जेनेसिस मिशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करके वापस भी आना था। कई सारे मिशन होते हैं जो वापस उनको नहीं आना होता, वो एक्सपेरिमेंट और उसके डेटा भेजते रहते हैं। लेकिन इस मिशन को आना था, डेटा ये सारे भेज चुका था। उस डेटा के बेसिस पे कई सारी नई जानकारियां आ रही हैं, लेकिन अनफेथफुल तरीके से, जहां ऐसा कहिए कि सब कुछ हो गया, थोड़ी सी चीज रह गई। मतलब वो 4 साल अपना समय काल वहां गुजार के, और धरती के जो सबसे टेम्परेट लेयर होती है उसको पार करके 200-300 मीटर ऊपर एक्सप्लोड हुआ था। उसके रिजल्ट्स को अगर हम पढ़ें तो वही जगह है L1 पॉइंट जहां वो गया था। कौन से देश ने किया था सर ये, और कौन से ईयर में हुआ था जेनेसिस मिशन? 2001 में गया था जेनेसिस मिशन। अभी भी इसके बारे में नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे विस्तृत तरीके से दिया हुआ है। 2001 में गया था और 2004 में वापस आया था। तो यूटा डेजर्ट के ऊपर इसे उतारना था, जहां पर ये कुछ 100 मीटर, हो सकता 500-600 मीटर रहा हो, बस वो एक्सप्लोड हो गया था। ये L1 पॉइंट पे ही था। वापस आते टाइम L2 पॉइंट को टच करते हुए आया था। ऐसे कई सारे मिशन है, टेलीस्कोप्स हैं जो चांद से आप अभी खुद चर्चा कर रही थी कि चांद से बहुत आगे जाना है, कम से कम 5 गुना ज्यादा आगे जाना है इसको चांद से। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हाई है आदित्य L1 में, लेकिन उम्मीद फिर भी है कि ये सारे चैलेंजेस को, जैसे किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि स्पेस इज हार्ड, इट कंस्पायर्स टू किल। स्पेस का कोई भी मिशन हल्का नहीं होता, आसान नहीं होता। वो कहीं भी, चाहे वो 400 किलोमीटर पर ही नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो या कोई भी मिशन हो, ये तो 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हाई है, लेकिन जैसे उम्मीद है ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को पार करके सफलतापूर्वक अपने रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट करेगा और उनके डेटा को। बिल्कुल, साइंस इज हार्ड सर, बट डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी रहने वाली है। देखिए सूर्य नमस्कार।